नमस्कार। देश की बात में पहले रोजगार से जुड़ी हुई खबर। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इससे पहले सरकार युवाओं के लिए बजट में सबसे बड़ा वादा लेकर आई है। शिक्षा में 24,000 तो पुलिस में 4,000 नौकरियों का। आज भी इस पर काम शुरू हो तो भर्ती होने में 4 से 6 महीने लग जाएंगे। हालांकि बजट में वित्त मंत्री ने नई भर्तियों की कोई डेडलाइन नहीं दी है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। बड़वानी जिला मुख्यालय पर बेरोजगार युवाओं ने दंडवत प्रणाम करते हुए रैली निकाली। 21,600 पदों पे वो लोगों ने फॉर्म भरा था, तो हमारा दूसरा रोजगार के लिए भी आंदोलन है। इसलिए रोजगार के लिए आंदोलन है कि आप देखिए 863 पद तो भर दिए, उसके बाद जो अगर आप देखो 20,000 लोग कहाँ जाएंगे ये छात्र। दंडवत प्रणाम करके हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से बेरोजगार महाआंदोलन चल रहा है। ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगार युवा बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें किसी प्रकार से कानों में जू तक नहीं रह गई। हम बता रहे हैं कि अब तो आपको दंडवत प्रणाम करते, अब तो भर्तियाँ निकालो। सरकार इन्हें नौकरी कब देगी ये पता नहीं, लेकिन हाँ, इनको नौकरी देने वाले रोजगार कार्यालय के बारे में सरकार ने फैसला कर लिया है। विधानसभा में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया है कि राज्य के 51 जिलों में से 36 में वो रोजगार कार्यालय बंद करने जा रही है। वो भी तब जब मार्च 2020 से 13,57,493 उम्मीदवारों ने इन दफ्तरों में अपना पंजीयन करवाया है। मोदी जी कहते थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन मैंने प्रश्न पूछा कि रोजगार देने के लिए क्या नीति है, क्या प्लानिंग है भाजपा सरकार की, तो उत्तर में ये आया है कि 51 जिलों में से 36 जिलों पर रोजगार कार्यालय हैं वो बंद किए जाएंगे। तो इससे तो उल्टा नुकसान होगा, रोजगारी बढ़ेगी। सोर्स करेंगे और तमाम ऐसी चीज़ें ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं वो आएँ और अच्छे से रोजगार। बात आउटसोर्स की नहीं है, बात ये है कि हर जिले में रोजगार कार्यालय का दायित्व था कि कितने वहाँ पे बेरोजगार लोग हैं, उनका आंकड़ा मिलता, तो उस ऑफिस के माध्यम से जानकारी मिलती थी कि कौन कौन को बुला सकते हैं, कौन कौन एजुकेटेड है, कौन कौन BA पास है, कौन कौन BTech है, कौन कौन BE सिविल है। हर जिले में रोजगार कार्यालय बंद किए जाएंगे तो फिर आदमी कहाँ जाएगा रोजगार ढूंढने के लिए। हालांकि इस बारे में सरकार के अपने तर्क हैं। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में केवल कांग्रेस के सरकार के मंत्रियों को, कांग्रेस के सरकार के दलालों को रोजगार दिया गया और उसी का परिणाम है कि पूरी जो हमारी रोजगार की योजना है उसको बंद कर दिया गया और इसी के कारण वो सब कार्यालय भी पूरी तरह से कार्य मुक्त हो गए थे। हमारी सरकार फिर से नए सिरे से रोजगार के नए अवसर कर रही है और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी सरकार रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी के रोजगार को नहीं मानती। सरकारी नौकरियों में भी रोजगार मिले, पर उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहा है, और उसके साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से भी हमारा युवा रोजगार से जुड़ सके और वो केवल अपने लिए रोजगार नहीं बल्कि वो बाकी लोगों के लिए भी रोजगार उपलब्ध करा सके। ये हालात तब हैं जब राज्य में सरकारी विभागों में ही लगभग 1 लाख पद खाली हैं। पिछले 3 साल से कोई बड़ी भर्ती परीक्षा भी नहीं हुई है। निजी एजेंसियों के मुताबिक राज्य में लगभग 1.5 करोड़ बेरोजगार हैं। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बताया है कि रोजगार कार्यालयों में कुल 24,72,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश रोजगार बोर्ड 2018 तक ही चल पाया। स्कूल शिक्षा विभाग में 70,000 पद खाली हैं। स्कूली शिक्षा में वर्ग 1 और 2 के 30,000 रिक्त पदों के लिए 3 साल पहले परीक्षा हुई थी, लेकिन अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। पुलिस विभाग में 9,000 पद खाली हैं, लेकिन 3 साल से भर्ती नहीं होने की वजह से करीब 3 लाख उम्मीदवार ओवर एज हो गए। कौशल विकास विभाग में 2018 में डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। 102 उम्मीदवारों का चयन भी हो गया। 2019 में इंटरव्यू वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई। 2017 में पटवारी और दूसरे पदों के लिए 9,235 भर्ती निकली। 8 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। वेटिंग में 1,300 पद बचे, फिर भी उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला। सरकार ने वैसे 24,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। पुलिस में भी भर्ती होगी, लेकिन असली दिक्कत उन उम्मीदवारों की है जो सालों से सोशल मीडिया पर रोजगार दो का ट्रेंड करवाकर खुद ही उम्र की सीमा से बाहर हो चुके हैं। घटती सरकारी नौकरियां भी फिक्र का सबब है। लेकिन जब सरकारी नज़रिया ये होने लगे कि बैंड बजाना, पकोड़ा तलना भी रोज़गार है,
तो फिर वो शिकायत करें भी तो किससे। बड़वानी से मुनाफर, भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी मौजूद है। अनुराग, जो वाकई में जो आपकी पूरी रिपोर्ट थी, रोजगार बेरोजगारी कहें तो इतनी बड़ी समस्या है और हताशा हमारे सामने लाकर खड़ी कर देती है। और जिस तरह से विपक्ष के नेता ये बोल रहे थे कि 51 जिलों में से करीब 40 जिलों में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ही बंद हो जाएगा, तो क्या ज़मीनी स्थिति रहेगी? फिर जो युवा है मध्य प्रदेश का, वो क्या उम्मीद बनाए बैठे? ये हालात आपको पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मिलेंगे। सरकार का ये कहना है कि जो 51 जिलों में 36 में रोजगार दफ्तर हैं, क्योंकि लगातार हम इस पर कहानियां करते रहे हैं। तो जब हमने इन रोजगार दफ्तरों की भी कहानी की थी 2 साल पहले, और उसके बाद लगातार हम अलग अलग महकमों में कितने पद खाली हैं, कितने लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ही देखा जाए तो अतिथि शिक्षक हैं या जिनको मानदेय बहुत कम मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिला, लगातार इनकी कहानियां कहते रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ही सिर्फ 1 लाख से ज्यादा तो सरकारी पद रिक्त हैं जिन पर भर्तियां की जानी है। और जैसा हमने बताया कि सालों से कई विभाग ऐसे हैं, पिछले 3 सालों से जब से मैं यहां पर आया हूं तभी देखा है कि कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। इसी प्रदेश में व्यापम जैसे घोटाले भी होते रहे हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया में हर जगह सुर्खियों में आया था कि किस तरह व्यापम के जरिए भर्तियां हुई और किस तरह उसमें धांधली की गई। लेकिन कमोबेश पूरे देश में आपको यही हालात मिलेंगे कि युवा सड़क पर है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहा है। अब तो सरकार ने सदन में लिखित सवाल के जवाब में माना है कि वो 36 रोजगार कार्यालय बंद कर रही है। लेकिन इसके पहले एक रोजगार बोर्ड भी मध्य प्रदेश में बनाया गया था, वो तो सिर्फ 2 साल चला, 2016 में शुरू हुआ, 2018 में बंद हो गया। सरकार ने अभी कहा है कि वो कम से कम 24,000, क्योंकि निकाय चुनाव है, 24,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती करेगी, लगभग 4,000 पुलिस की वैकेंसियां भरेंगी। लेकिन अगर आज से भी वो ये काम शुरू करती है तो लगभग इसमें 6 से 7 महीने लग जाएंगे और ऐसे में चुनाव निकल जाएंगे। तो अक्सर हमने देखा है कि ये जो नौकरियों का झुंझुना होता है, किस तरह से चुनावी शगुफा होता है और इसके बाद फिर कुछ भी नहीं हो पाता। क्योंकि अगर मोटा मोटी जो आंकड़े सरकार के पास सरकारी पदों के हैं, अगर उन्हीं को भरने जाएं तो 8 से 9 हजार करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और जब भी युवाओं को नौकरी देने की बात आती है तो हर जानकार यही कहने लगता है कि सरकार के पास इतना पैसा कहां से आएगा। लेकिन थोड़े दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि सिर्फ 1 साल पहले जो बंगलों का रंग रोगन करवाया था कमलनाथ सरकार ने, उसी पर सरकार ने वापस आके 4.5 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर दिए। उस अनुपात में रकम बहुत कम है, लेकिन अगर इसको आप सिंबॉलिक तरीके से देखें, सांकेतिक तरीके से देखें तो बहुत कुछ बताता है सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। और वाकई हताशा भरा स्थिति है, लेकिन सरकार भले ही नौकरियों का झुंझुना थमाए, लेकिन वो झुंझुना देखने में अच्छा लगता है। और जो हमारे बेरोजगार हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे पानी फिरता है, तो ये मसला हमें सामने रखना ज़रूर पड़ता है। बहरहाल अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में विष्णु के 20 साल तक रेप की सज़ा काटने के बाद हाई कोर्ट ने बताया है कि उसने रेप ही नहीं किया, वो बेकसूर है। 23 साल का था, जवान था जब वो जेल गया था, 43 साल का अधेड़ हो गया है। विष्णु का कहना है कि गांव में किसी से ज़मीन का झगड़ा हुआ था, उसने किसी लड़की को पैसा देकर उस पर रेप का ये आरोप लगवा दिया। हाई कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी की है, लेकिन कमाल खान हमारे सहयोगी की रिपोर्ट वाकई में कहती है कि जो विष्णु की जिंदगी के 20 साल हैं उसे कोई लौटा नहीं सकता। 23 साल का जवान इस जेल के अंदर गया था, 43 साल का अधेड़ इस जेल से बाहर निकला। अपनी जवानी के कीमती 20 साल कैद में गुजार दिए उस गुनाह के लिए जो उसने कभी किया ना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि सारे सबूतों और गवाहियों की रोशनी में हम मुतमईन हैं कि मुल्जिम को हुई सज़ा पूरी तरह गलत है। विष्णु पे ललितपुर में उसके गांव की एक लड़की ने रेप का इल्ज़ाम लगाया था। उसका कहना था कि वो घर से खेत जा रही थी, तब विष्णु ने उससे रेप किया। विष्णु 16 सितंबर 2000 को रेप और दलित उत्पीड़न के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ। ललितपुर की अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी रिहाई के आदेश में लिखा है कि आरोप लगाने वाली लड़की के मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर ने बिल्कुल साफ लिखा है कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती जिस्मानी रिश्ते बनाने का कोई सबूत नहीं मिला है। जांच में और तीनों गवाहों से पूछताछ में तमाम विरोधाभास हैं। विष्णु कहते हैं कि गांव में कुछ लोगों से ज़मीन जायदाद की रंजिश थी। उन्होंने सबक सिखाने के लिए एक लड़की को पैसा देकर उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगवा दिया
जिसका नतीजा ये हुआ। दूसरी पार्टियों ने, दूसरे लोग बागों ने उनको पैसा दिया था। कुछ लोग जो हमारे विरोधी थे, ज़मीन जागा के मतलब विरोध में रहते थे, उनने फंसाने की कोशिश करी थी हमें। और जब से हम 20 साल से मतलब यहीं हैं जेल में, हमारे माँ बाप, हमारे भाई सब ख़त्म हो गए और हम पे कुछ नहीं बचा। आगरा जेल के अफसर भी कहते हैं कि विष्णु इतना शरीफ है कि उसे देख के कभी लगा ही नहीं कि इसने रेप भी किया होगा। बंदी का कारागार में आचरण बहुत अच्छा रहा है और निरंतर वो श्रम करता रहा है। श्रम करने के कारण उसको यहाँ पे जो पारिश्रमिक की व्यवस्था है, पारिश्रमिक भी मिलता रहा है। विष्णु ने 20 साल बाद शहर देखा, खुला आसमान देखा तो रुहां से हो गए। हमारे सहयोगी नसीम अहमद ने उनके जेल से छूटने पे उन्हें आगरा की सैर भी कराई। फिर उन्हें आगरा स्टेशन से ललितपुर की ट्रेन दिलवा के विदा किया। विष्णु चला गया उस गांव को जहां 20 साल पहले अपनी जवानी छोड़ आया था। जो ज़िंदगी सिर्फ एक बार के लिए मिली हो, जिस ज़िंदगी का हर लम्हा बेशकीमती हो, उस ज़िंदगी के 20 साल ज़ाया हो जाने का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ ये गुजरी हो। आगरा में नसीम अहमद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। गोरखपुर में एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली नाबालिग लड़की को गुंडों ने बंधक बनाकर गैंगरेप किया। लड़की FIR कराने पुलिस चौकी गई तो पुलिस ने लड़की की FIR नहीं लिखी। कुछ लोगों ने लड़की का जो वीडियो था उसे वायरल कर दिया। वायरल वीडियो देखकर SSP ने FIR करवाई और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया। हम उधर से आ रहे डांस करके, मेरे साथ 2 लड़कियां भी थी, मेरी सहेली थी, सिस्टर। तो वो कही कि चलो तुमको घर छोड़ देता। हम कहेंगे नहीं, तुम लोग के ज्यादा रात हो चुका है, तुम लोग जाओ घर, हम चल जाएंगे। तो हिम्मत तक आए हैं तक, वहाँ से सब पकड़ लिए हमको, वहाँ से मुंह दाब के सब लेके गए अंदर। हम कह रहे थे हमको छोड़िए, हमको छोड़िए, लेकिन हमको कोई लोग नहीं छोड़ रहा था। मुंह बंद कर दिया था, ऐसा लग रहा था मुंह मार देंगे हमको वहीं पर। एकदम मरने से बच गए अंकल जी। अच्छा, तो सब छोड़ के भाग गए तुमको? हाँ, गलत काम भी करे मेरे साथ, बहुत भयंकर सब करे। इस बच्ची की ऐसी दर्दनाक दास्तान सुन के भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने उसकी FIR नहीं लिखी। लड़की को वहां लेकर गए लोगों ने चौकी में लड़की के जाने की वीडियो बना के वायरल कर दी। फिर पुलिस हरकत में आई। चौकी इंचार्ज और जो कांस्टेबल तैनात थे धर्मेंद्र, उनके द्वारा महिला उत्पीड़न के अपराध पर कोई तत्काल विधिक कार्रवाई नहीं की जाने के लिए दोनों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध 166A की FIR पंजीकृत की जा रही है। पीड़िता द्वारा जिस लड़के का नाम बताया गया है, एक लड़के का नाम बताया गया है जिसने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया, उस लड़के को हमने हिरासत में ले लिया है। लड़की की मदद के लिए पुलिस चौकी गए लोगों पे भी FIR हो गई है, क्योंकि उन्होंने पुलिस चौकी में लड़की का जो वीडियो वायरल किया उससे रेप के शिकार बच्ची की पहचान जाहिर होती है। यह सिर्फ रेप करने वालों का दुस्साहस नहीं है, यह पुलिस का भी दुस्साहस है जिसने उस लड़की के FIR करने से इनकार कर दिया। पुलिस ये खुद मान रही है। गोरखपुर में सलीम खान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जब एक पिता अपनी बेटी का कटा हुआ सर लेकर थाने पहुंच गया। हरदोई के मझिला थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग की आशंका में पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। मझिला थाना क्षेत्र के पांडे तारा गांव में हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 20 दिन से लापता युवक का शव कल नाले में पड़ा हुआ मिला। शव का पता तब चला जब इस हत्याकांड में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक इनकी निशानदेही पर ही शव को बरामद किया गया। पुलिस की माने तो अभियुक्तों ने लॉकडाउन से पहले मृतक से पैसे ब्याज पर लिए थे, जिसकी किश्त चुकाने से बचने के लिए अपशब्द बोलने की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और देश की बात में आगे, बंगाल चुनावों में बीजेपी और तृणमूल की रणनीति क्या हुआ है खास? कैसे होंगे शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने?
तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए टिकट बंटवारे पर बीजेपी में मंथन हुआ और आज शाम होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और तृणमूल से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। और क्या निकलकर इसमें आया है, हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, तो क्या अहम ठोस निकल कर आया इस बैठक से? देखिए, अब से कुछ देर बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल के जो पहले 2 चरण हैं उनके लिए पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। 50 से 60 नाम तय होने और उन्हीं पर चर्चा करने के लिए करीब 5 घंटे तक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इसमें शुभेंदु अधिकारी ने इच्छा व्यक्त की है कि वो नंदीग्राम, जो कि उनकी अपनी सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप जानती हैं कि ममता बनर्जी ये ऐलान कर चुकी हैं कि जो उनकी भवानीपुर सीट है उसके साथ साथ वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो इस पर पार्टी ने यही कहा है कि चुनाव समिति की बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा। तो ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण थी। इस बैठक के बाद अमित शाह पीएम मोदी से मिलने के लिए गए, उन्हें ब्रीफ किया गया कि इस बैठक में क्या क्या चर्चा हुई। और अब से कुछ देर बाद बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें इन उम्मीदवारों के नामों की चर्चा होगी, उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। कल भी चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेगी। बिल्कुल, तो अखिलेश, ये माना जाए नंदीग्राम जंग हो सकता है बंगाल चुनावों में, क्योंकि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों आमने सामने हो सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि वो वहाँ से भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने 2011 की याद दिलाई है, कहा कि ये उनके लिए बहुत लकी प्लेस रही है। हम सब जानते हैं कि 2011 में जिस तरह से उससे पहले आंदोलन चला था, वही टीएमसी को सत्ता में लाने में और 30 साल से चली आ रही लेफ्ट सरकार को उखाड़ने में एक बहुत बड़ा मददगार टीएमसी के लिए साबित हुआ था। तो एक बार फिर से ममता वहाँ हाथ आजमाना चाहती हैं। जो भवानीपुर सीट उनकी है, उसके बारे में बहुत दिलचस्प जानकारी ये है कि जहां वो रहती हैं, वार्ड नंबर 73 में, भवानीपुर में, विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में, 2 लोकसभा चुनाव में लगातार टीएमसी पिछड़ रही है। हालांकि विधानसभा सीट भी टीएमसी जीतती है वहां पर, लेकिन मार्जिन बहुत कम है। तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि शायद ममता अपने लिए एक सीट का और तलाश करना चाहती। दूसरा उनका मकसद ये है कि शुभेंदु अधिकारी जो वादा कर चुके हैं बीजेपी को कि 55 कम से कम सीटें जो ईस्ट मिदनापुर बेल्ट की आती है वो बीजेपी को दिलाएंगे, उसके लिए प्रचार करेंगे। तो ममता बनर्जी अगर वहां से लड़ती है तो शुभेंदु अधिकारी को कोशिश ये होगी कि वहीं पर बांध करके रख दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए अखिलेश। तो आज आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय में भी अहम बैठक हुई है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम और चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। जहां बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है और दिखा भी रही है, अपने केंद्रीय नेताओं और मुख्यमंत्रियों से प्रचार कर रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस का फोकस ममता बनर्जी है। तृणमूल के होर्डिंग्स में ममता की तस्वीर के साथ स्लोगन है निजेर मेके चाय, जिसका मतलब है बंगाल को उसी की बेटी चाहिए। साथ ही इस बार ममता को अब दीदी से बेटी का दर्जा भी दिया जा रहा है। आपको बता दें, मुकाबले की रणनीति में झंडों का भरपूर प्रयोग किए जाने की बात है। ये भी बताया गया कि तेल के बढ़ते दामों पर ममता बनर्जी पदयात्रा निकालेंगी। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सौरभ गुप्ता, हमारे सहयोगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पूरी देश की नज़र है और आज महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक पश्चिम बंगाल की चुनाव की बात हो रही है, क्योंकि आज शिवसेना ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी इकलौता दिखाई दे रही है जो बीजेपी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे ममता वर्सेस ऑल जो बात चल रही है वो शिवसेना ने भी दोहराई है और शिवसेना ने कहा है कि ममता बनर्जी रियल टाइग्रेस ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की शेरनी है। और आप देख सकते हैं चुनाव के साथ साथ ये जो स्लोगन है बांग्ला निजेर मेके चाय, ये ममता बनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, दीदी से बंगाल की बेटी। और ये भी एक चुनाव प्रचार में हर जगह आपको दिखाई देंगे। कलकत्ता में आप जहाँ पे जाएंगे या पश्चिम बंगाल में आप जहाँ पे जाएंगे ये पोस्टर आपको दिखाई देंगे। इस वक्त ना सिर्फ शिवसेना ने सपोर्ट किया है, सूत्र के अनुसार पता चला है कि एनसीपी जो है उनका भी कांग्रेस का जो यहाँ पे अब्बास सिद्दीकी के साथ टाई अप है उसको लेकर कुछ नाराज़गी है, क्योंकि हमारे सूत्र ये कहते हैं कि एनसीपी यूपीए के साथ है, कांग्रेस के साथ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में शायद वो भी
यहाँ शरद पवार के पार्टी यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ही सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी 11 तारीख को अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे हल्दिया में, वो नंदीग्राम सीट से लड़ रहे हैं। और उसके पहले 7 और 8 तारीख को ममता बनर्जी 2 पदयात्रा निकालेंगे, एक सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग मोड़ से फेमस मोड़ तक, ये 7 तारीख को है। 8 तारीख को कोलकाता में कॉलेज स्ट्रीट से एस्प्लैनेड तक ये जो महिलाओं की पदयात्रा निकाली जाएगी, जो जिसमें नेतृत्व देगी ममता बनर्जी। ये बढ़ती डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के दाम के खिलाफ है और इस बात को चुनावी मुद्दा भी बनाने की कोशिश है तृणमूल कांग्रेस की। देश भर में जो एलपीजी के दाम बढ़े हैं और डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, तो चुनावी माहौल ना सिर्फ बंगाल में है, बंगाल की चुनाव की ऊपर पूरी देश की नज़र है और ये साफ साफ आज पश्चिम बंगाल में और देश में दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। বাংলাকে বিক্রি করতে যেও না। Co powered by गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और देश की बात में आगे है, 19 महीनों के बाद कश्मीर में खुले स्कूल, बच्चों ने ली राहत की सांस। जम्मू कश्मीर में स्कूल खुल गए हैं। कोविड के साथ अन्य मसलों के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान स्कूली बच्चों का हुआ। इंटरनेट बंद होने के कारण ऑनलाइन भी छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। बड़ी राहत महसूस अब कर रहे हैं बच्चे और शिक्षक। नज़ीर मसूदी की रिपोर्ट। 19 महीने बाद क्लास में वापसी। कश्मीर के स्कूल देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा अरसे तक बंद रहे। पहले अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से और फिर कोविड का असर। 9वीं में पढ़ने वाले सैयद इनायत के लिए इस दौरान काफ़ी कुछ बदल गया है। जो आखिरी बार अपनी क्लास के दोस्तों से जुलाई 2019 में मिला था। इनका कद भी बढ़ गया है, सभी लंबे हो गए हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से गले भी नहीं लगा सकते, बस दूर से हाय कह देते हैं। फिलहाल 9वीं से 12वीं के बच्चे आ रहे हैं। अगले हफ्ते से 6ठी से 8वीं तक के बच्चे भी आने लगेंगे। प्राथमिक स्कूलों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। लगभग 2 साल हो गए, हम 2 साल के बाद आए यहाँ स्कूल, तो इसलिए तो अब हो गया है। अब 2-4 दिन ही हो गए हमें यहाँ आने को, तो अब नहीं होना चाहिए। अब कुछ नहीं होना चाहिए। तो जैसे कोविड के अब स्कूल खुल गया, अभी बोल रहे थे ये वापस बंद हो जाएंगे। हम नहीं आशा करते कि अब ये बंद ना हो। कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई भी मुमकिन नहीं रही थी। शिक्षक शाइस्ता रेशी ने कोविड के दौरान बच्चों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, लेकिन इंटरनेट की धीमी रफ्तार की वजह से बहुत से बच्चे इसका फायदा नहीं उठा पाए। ऑनलाइन क्लासेस ठीक थी, इतने सारे सवाल थे, सिग्नल की परेशानी थी, नेटवर्क की दिक्कत थी, लेकिन आमने सामने पढ़ाई की बात कुछ और ही है। स्कूल आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। लंबे अरसे तक चली सर्द मायूसी के बाद कश्मीर के बच्चे अब फिर से पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारे देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है। दिल्ली में बड़े नेताओं ने कोविड के टीके लगवाए हैं। इनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, एलजी अनिल बैजल, साथ ही मनोज सिन्हा भी हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, जोरमथंगा मुख्यमंत्री मिजोरम के आज शामिल रहे। इन्होंने अपना टीका लगवाया। दफ्तरों में काम करने वालों के लिए राहत बड़ी खबर है। ईपीएफ की ब्याज दर में बदलाव नहीं होगा। श्रम मंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि ईपीएफ की ब्याज दर 8.5% रहेगी।
एक महत्वपूर्ण फैसला श्रीनगर में लिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने कर्मचारियों के लिए, ईपीएफओ से जो जुड़े खाता धारक हैं उनके लिए। क्या फैसला है और कब से वो लागू होगा? मुझे भी ये बताया गया है कि हमारे मंत्रालय ने 8.5% का देने का रिकमेंड किया है और ये जो फैसला है ये अभी हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भेजेंगे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल दे देगी इसे तुरंत, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल दे देगी, लागू हो जाएगा। जी, इसका कोई आकलन किया गया है कितने खाता धारक हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा? इसका आकलन ये है कि बिकॉज जैसे आपको पता है ईपीएफओ के बेनिफिशियरी कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। तकरीबन मैं ये दावे से कहता हूँ तकरीबन 5 करोड़ जो हमारे जो हैं ईपीएफओ बेनिफिशियरी हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और कॉपस भी रहेगा उसके बाद भी ईपीएफ के पास? हाँ, मुझे लगता है कि इसके 8.5% देने के बावजूद भी हमारे पास तकरीबन मोर देन 250 करोड़ का बैलेंस कॉर्पस रहेगा। मतलब 8.5 इसलिए भी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज भारत सरकार ने जैसे पेंडेमिक के दौरान भी हमने काफ़ी 8.5 भी दे दिया था और उसी को अब तो इकनॉमी हमारी वी शेप रिकवरी हो रही है तो इसमें हमने उसी को मेंटेन रखा है और इसी का दिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।